हेलो एवरीवन, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे हैं मुस्लिम इन्वेजन। अब ये मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बॉर्न इन द ईयर 570 AD। 570 AD में पैदा हुए थे। हज़रत मोहम्मद वॉज बॉर्न इन 570 AD इन मक्का एंड इनको होली प्रॉफिट कहा जाता है टू द मुस्लिम्स। एंड ही डाइड इन 632 में। वे इज़ मक्का कहाँ पे है पता है सबको, सऊदी अरेबिया। द वर्ल्ड हिंदू जो है किसने अकॉर्ड किया था, ये अरब्स ने दिया था। मोस्ट ऑफ द स्कॉलर फील दैट हिंदू वर्ड वॉज प्रोनाउंस बाई इन्वर्डर्स हु कुड नॉट प्रोनाउंस द नेम ऑफ द इंदस रिवर। तो इंदस नाम ले नहीं पा रहे थे, इन्हें हिंदू कर दिया इन्होंने, तो सप्त सिंधु। ऋग्वेद में वैसे भी भारत को सप्त सिंधु कहा गया। तो ईरानियन टर्म्ड इट इन दिस कंट्री एज हिंदुस्तानी एंड ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडिया। तो ईरानियन ने कहा हिंदुस्तान और एंड ग्रीक्स कॉल्ड इट इंडिया। तो ग्रीक्स जो है ग्रीक ने टर्म दिया इंडिया। हिंदू वॉज फर्स्ट यूज बाई अरेबियंस अकॉर्डिंग टू द चाचनामा के मुताबिक कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन द 6th वॉज, कैपिटल क्या था 6 to 7 सेंचुरी, कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री वॉज अरोद। तो स्टोरी ऑफ चाचनामा था इज वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सिंध इन 7 to 8 सेंचुरी AD and it takes its name from राजा चाच ऑफ सिंध जिसका बेटा दहीर था, स्टूड अगेंस्ट मोहम्मद बिन कासिम इन 7th century इन सिंध। टेक्स्ट स्टेट्स दैट अरूद इट सर्व्ड एज ए कैपिटल ऑफ द इंडस कंट्री। इंडस कंट्री का कैपिटल क्या था, अरूद। ठीक है, तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो अरूद को। ये क्या था, कैपिटल था, अरूद वॉज अ कैपिटल। पहला मुस्लिम अटैक किया हुआ था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। 712 में हुआ था पहला मुस्लिम अटैक। किंग दाहिर थे सिंध के, इन्होंने बैटल किया था मोहम्मद बिन कासिम से, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर जिसने दाहिर को डिफीट किया था। ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर थे जिन्होंने दाहिर को डिफीट किया था एंड वॉज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग एंड किलिंग दाहिर। दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द एग्जैक्ट डेट ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। वीडी महाजन कहते हैं ये 711 है और हरीश चंद्र वर्मा कहते हैं ये 712 है। तो हरीश चंद्र वर्मा 712 कहते हैं और वीडी महाजन 711 कहते हैं इसको। सिंध को कब कॉन्सर किया था, 712। असर्शन रीजन देखिए, टर्किश इन्वेजन और इंडिया वर सक्सेसफुल, देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी। दोनों ही बात सही हैं कि प्रोमिनेंट टर्किश इन्वेजन इसलिए सक्सेसफुल था कि यूनिटी नहीं थी। देयर वर मेनी स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट प्रेजेंट डे and this made Turks work easy and strong kingdom in the north. पहला मुस्लिम कासिम, first Muslim invader was Muhammad bin Qasim and the beginning of 8th century under the leadership of bin Qasim a part of India was unsuccessfully attacked. The empire of Arabs couldn't spread towards the east of Sindh and Multan. तो स्टैनले लेन पूल ने क्या कहा है कि although Arabs conquered Sindh but it remained only an episode in history of India and Islam. इनकम्प्लीट विक्ट्री थी, देयर इनकम्प्लीट टास्क वॉज डन बाई टुर्क्स थे जिन्होंने इनकम्प्लीट टास्क को पूरा किया। पहले मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया वॉज अरब्स। 712 में बाई अरब्स सबसे पहले इन्वेजन का कार्य किए, लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड ही डिस्प्लेस राजा दहीर हु रूल्ड सिंध फ्रॉम हिज कैपिटल अरोड़। ठीक है, अरोड़ नियर मॉडर्न कराची के पास है ये अरोड़। Arabs even unsuccessfully tried to attack Malwa, and after this invasion, which was limited to Sindh 300 years, king like Raja Bhoj and Gurjara kings thwarted further Muslim attacks. तो उसके बाद क्या हुआ, जो किंग्स थे राजा भोज और गुर्जरा, ये सब जो है मुस्लिम अटैक को इन लोगों ने अपोज किया। मोहम्मद बिन कासिम क्या थे, ये क्या था, मोहम्मद बिन कासिम 695 में पैदा हुआ ये, और ही वॉज द नेफ्यू ऑफ इराक के किंग अल-हज्जाज का नेफ्यू था। बाद में अल-हज्जाज ने इनको मरवा दिया था। 17 की एज थी एंड ही वॉज सेंड बाई कैलिफ, सिंध पर भेजा गया था, कैलिफ अल-वलीद। बाद में मरवा भी दिया इन्हीं के क्या नाम है, कैलिफ ने, किंग ने। गजनवीद बहुत फेमस नाम है, कौन होगा, ऑब्वियसली अल्पटिगिन। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 9th century, ट्रांसक्सियाना, खुरासान एंड पार्ट्स ऑफ ईरान
तो 9th सेंचुरी के एंड होते होते, एंड ऑफ 9th सेंचुरी, Khorasan parts of Iran were being ruled by Samanids, who were Iranians by descent. Among the Samanid governor, एक टर्किश स्लेव था जिसका नाम था अल्पतिगिन। अल्पतिगिन क्या था? एक टर्किश स्लेव। वो इन कोर्स ऑफ टाइम इस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम विद द कैपिटल एट गजनी। तो अल्पतिगिन ने गजनी में कैपिटल बनाया और गजनवी डायनेस्टी फॉर्म की, और विच सून टू ओवर द कंट्रोल ऑफ समनिद। तो समनिद किंगडम को ये रूल करने बनने लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चंडेल किंग वॉज नॉट डिफीटेड बाई महमूद गजनी? कौन सा नहीं था चंडेल किंग जो महमूद गजनी से हारा नहीं था? ये विद्याधर थे। तो चंडेल किंग फेमस फॉर इंडियन हिस्ट्री फॉर किंग विद्याधर हु रिपल्स द अटैक ऑफ महमूद गजनी, एंड फ्रॉम 9th सेंचुरी टू द 13th सेंचुरी चंडेलाज रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया। तो देयर फर्स्ट कैपिटल सिटी वॉज खजुराहो विच वॉज लेटर शिफ्टेड टू महोबा। ठीक है, तो बाद में महोबा कैपिटल शिफ्ट हो गया था। ये देखिए, मोहम्मद गजनी इन्वेटेड इंडिया 17 टाइम्स। ही वांटेड टू एस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम एम्पायर। नहीं, लूट के भागना चाहते थे। तो ए इज ट्रू बट डू बी इज फॉल्स। तो टर्किश कॉन्करर गजनी 1998 में फादर को सक्सीड किया एंड एस्टेब्लिश्ड ह्यूज एम्पायर सेंट्रल एशिया विथ इट्स कैपिटल एज गजनी। कैपिटल गजनी था, साउथ ऑफ काबुल है ये, और 17 बार अटैक किया 99 से 1027 तक, 999 से 1027 तक। रूथलेस इन्वेटर था, प्लंडरर ऑफ वेल्थ, और नहीं था, इट वॉज नॉट इस्टेब्लिश परमानेंट मुस्लिम रूल, नहीं इसको इस्टेब्लिश करना था, बट टू टेक अवे द ह्यूज वेल्थ ऑफ द कंट्री। Who was the court historian of Mahmud Ghazni? Utbi. Mahmud Ghazni was a plunderer who mounted the least 17 raids in India. He patronized 3 persons, Firdausi, Al-Baruni and Udbi. फिरदौसी पर्शियन पोएट थे, होमर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जिनको शाहनामा लिखा है फिरदौसी ने। दैन अल-बरूनी तहकीक हिंद, ब्रिलियंट स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, एंड उतबी किताब यमूनी और किताब तारीख़ यमीनी। तो किताब यमीनी और तारीख़ यमीनी उतबी ने लिखा है, अल-बरूनी ने तहकीक हिंद। फरिश्ता द ऑथर ऑफ द शाहनामा वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड था? तो देखिए, द गिवन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट बिकॉज द राइटर ऑफ शाहनामा इज फिरदौसी नॉट फरिश्ता। तो फिरदौसी वॉज स्कॉलर जो महमूद ऑफ गजनी से थे। फरिश्ता तो विजयनगर किंगडम एम्पायर के टाइम पे थे, तो इनको होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। फरिश्ता 1560 से 1620 में रोट एन ऑथेंटिक तारीख़ फरिश्ता लिखा था, और इनका नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता। फॉर सम टाइम ही लिव्ड इन द मुर्ता निज़ाम शाह अहमदनगर के मुर्तज़ा निज़ाम शाह के कोर्ट में थे फरिश्ता। ठीक है, फरिश्ता कहाँ थे? मुर्तज़ा मोहम्मद कासिम फरिश्ता इन द कोर्ट ऑफ मुर्तज़ा निज़ाम शाह अहमदनगर। फिर ये बीजापुर चले गए, और तारीख़ फ़रिश्ता किताब इनको इब्राहिम आदिल के बारे में है। बीजापुर के रूलर इब्राहिम आदिल शाह के बारे में तहरीक़ फ़रिश्ता है, इब्राहिम आदिल शाह के बारे में। शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी। सही बात है, शाहनामा किसने लिखा है? फिरदौसी। तो फेमस हिस्टोरियन हु विजिटेड इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी वॉज अल-बरूनी। ड्यूरिंग 11th century Al-Baruni, the father of Indian historical writing, accompanied Mahmud of Ghazni and stayed for many years. Al-Baruni translated Patanjali's Yoga Sutra into called Kitabut Patanjali. किताब पतंजल लिखा है, अल-बरूनी ने ट्रांसलेट किया है योग सूत्र को इंटू अरेबिक किताब पतंजलि। ठीक है, बट तहकीक हिंद रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान वॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विच ही गिव सोशियो कल्चर डिस्क्रिप्शन। इन्होंने पर तहकीक हिंद में दिया है रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान वॉज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन विच ही गिव सोशियो कल्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। कब आए थे अल-बरूनी? 11th सेंचुरी में। गजनी के साथ अल-बरूनी आए थे। सेक्युलर ऑथर नहीं थे, ये नॉट करेक्ट। बॉर्न हुए थे ख्वारज़म में खीवा इन सेंट्रल एशिया, और नेवर गिव एनी सिंपैथेटिक रेफरेंस टू द कंटिन्यूमेंट ऑफ सोमनाथ एंड नेवर गिव एनी सिंपैथेटिक रेफरेंस टू द कंटिन्यू। सोमनाथ को इतनी बार लौटा गया, पर इस पर ये अल-बरूनी कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो महमूद गजनी पीरियड, तो ही वॉज नॉट सेक्युलर।
पुराण को पहला करने वाले कौन थे? अल-बरूनी। पहली बार पुराण पढ़े अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडीड पुराण। पुराण पढ़ने वाले कौन थे? सबसे पहले अल-बरूनी, एंड ही वॉज नॉट ओनली हिस्टोरियन बट ऑल्सो कीन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी में, ज्योग्राफी में, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, रीजन, थियोलॉजी, ये सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट था। एंड ड्यू टू दिस इंटरेस्ट वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज ऑफ द religious culture of the India. He studies Sanskrit and used many references in his creation, mainly from the works of Brahmagupta, बालभद्र एंड वारामीरा। तो इन्होंने कई लोगों के वर्क को कंसिडर किया है, जैसे ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वराहमीरा हो गए, बालभद्र हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, तो इन सब का रेफरेंस लिया। He studied Sanskrit and used many references in his creation from works of ब्रह्मगुप्त, बालभद्र, वारामीरा। So who among the following issued silver coins with Sanskrit legend on one side? तो ये महमूद ऑफ गजनी थे, संस्कृत में लीजेंड था। और the coins introduced by Mahmud Ghazni stuck in India with Arabic and Sanskrit inscription on both the side. A dirham struck at Lahore carried a Shada script. एक dirham पाया गया struck at Lahore carried a Shada script and rendering in क्लोइक्वल संस्कृत इस्लामिक कलिमा। तो संस्कृत में ही इस्लामिक कलिमा था और ये महमूद गजनी के कॉइन्स पे था। Which one of the following rulers from Central Asia conquered North India in 1192? कौन थे भैया? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सेंट्रल एशिया के थे, नॉर्थ इंडिया को 1192 में कैप्चर किया। पहला इनका अटैक 1175 में मुल्तान पे था, मुल्तान और उच्च 1175-76 में, एंड गुजरात को किया 78 में, 1178 में गुजरात को, मुल्तान उच्च को 75-76 में। 91 में फिर बैटल ऑफ तराइन हुआ पृथ्वीराज चौहान को, और 92 में फिर पहले तो हार गए, दूसरे वाले में 92 वाले में जीत गए, ठीक है। हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट? तो पृथ्वीराज चौहान थे ये। तो फर्स्ट बैटल ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज अगेंस्ट हिंदू रूलर राजा भीमदेव II of Gujarat, who was a member of Solanki dynasty. Raja Bhimdev II was a young man and real regent with his mother Nanka Devi. She inflicted a major defeat on Mahmud Gori and hence Gori never tried to attack India from Gujarat side. तो पहली बार किसने करवाया था? सॉरी, ये मैंने पृथ्वीराज चौहान बोला, भीमा II है। तो भीमा II, राजा भीम II of गुजरात थे, ये सोलंकी डायनेस्टी की मेंबर थे, और इनकी जो रियल रीजेंट थी, मेन जो हेड थी, वो माँ थी नायका देवी, ठीक है। तो उस वक्त नायका देवी थी गुजरात में, एंड शी इन्फ्लिक्टेड अ मेजर डिफीट ऑन महमूद गौरी एंड हेंस गौरी नेवर ट्राइड टू अटैक इंडिया फ्रॉम गुजरात साइड। इन विच बैटल मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद को डिफीट किया? मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद। तो जयचंद को कौन से बैटल में डिफीट किया गया था? इट वॉज चंदावार, बैटल ऑफ चंदावार। तो मोहम्मद गौरी डिफीटेड द किंग ऑफ कन्नौज जयचंद्र गढ़वाल इन द बैटल ऑफ चंदावार इन 1194। तो बैटल ऑफ चंदावार 1194 में हुआ था, और यहाँ पे कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल थे, जिनको बैटल ऑफ चंदावार में 1194 में गौरी ने हरा दिया। दिस बैटल वॉज फॉट इन चंदावार, जिसको मॉडर्न फिरोजाबाद कहा जाता है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर क्लोज टू आगरा। तो यमुना रिवर के पास, आगरा के करीब है ये। डेट याद करिए, 94 की डेट है चंदावार वाली, 1194। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद गौरी इन बैटल ऑफ चंदावार? देख चुके हैं, जयचंद, ये भी चंदावार वाला है। द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इंडिया वॉज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। पहला वाला नहीं था, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड राजपूत आर्मी पृथ्वीराज चौहान। बैटल 1192 में हुआ नियर तराइन, एंड पृथ्वीराज वॉज डिफीटेड बाई मोहम्मद गौरी। आफ्टर दिस पावर मुस्लिम पावर वॉज स्ट्रांगली एनरूटेड इन नॉर्दर्न। तो मुस्लिम पावर जो था वो स्ट्रांगली एनरूटेड इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, जिसकी वो टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। अगला देखें, अरेंज द फॉलोइंग नेम्स क्रोनोलॉजिकली एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ये सारों को देखो, ये सारे जितने हैं, पहले कौन आया?
गोरी गजनवी, फिर गोरी, 2 3 1 4 हो गया यही ऑर्डर। ड्यूरिंग 99 2001 99 and 1027 महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया 17 times and Muhammad Ghori first attack occurred in 1175. Then he attacked again and again to expand the empire till 1205 तक। फिर fear of Genghis Khan attack haunted after that of Khwarizm Shah in 1221 when his successor came to the throne. Taimur attacked India in 1398। तो 1398 में तैमूर आया और the fear of Genghis Khan attack haunted after that of ख्वारिज़म शाह जब ख़त्म हुए 1221 में ख्वारिज़म शाह का निधन हुआ तो चंगेज़ खां का फियर पड़ गया अटैक का। 1398 में तैमूर आया था। तैमूर कब आया था देख लीजिए, 1398 की बात है, 1400 के करीब लगभग। हरिहरा बुक्का विजयनगर वाले तब इस टाइम शायद रूल कर रहे होंगे साउथ इंडिया में। कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर, देवी लक्ष्मी की इमेज मोहम्मद गोरी के ही टाइम में था। तो कॉइन्स इश्यूड बाय गोरी हैव अ गॉडेस लक्ष्मी while on the opposite side of the coin कलमा was inscribed in Arabic। तो कलमा था और एक तरफ गॉडेस लक्ष्मी थी। ये गोरी का किया हुआ। इक्ता सिस्टम जो है किसका है, ग्रांटेड फर्स्ट इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को देके चले गए। तो सून आफ्टर द विक्ट्रीज ऑफ गोरी इक्ता वॉज इस्टेब्लिश्ड इन नॉर्थ इंडिया एंड 1192 में मोहम्मद साम ऑफ गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहे भैया तुम संभालो, और जिसने बैटल ऑफ सराइन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इनको ख़रीदा भी था कुतुबुद्दीन ऐबक को स्लेव बना के, ये गोरी के स्लेव थे, इनका इल्तुतमिश स्लेव था। तो प्लीज हिज वर्क विद हिज गोरी इंपॉर्टेंट हिम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुहुराम एंड समन। तो इनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया कहाँ का, कुहुराम का और समन का, दो जगह का। ही हैड टेकन केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टेरिटरीज कॉन्कर्ड बाय देम एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गोरी 1206 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐबक ऑल्सो एक्सपेंडेड टर्किश पावर इन नॉर्दर्न इंडिया में, और ये टर्किश पावर ओवर भी अपना बढ़ाए। विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल, ये बख्तियार खलजी थे। तो विच स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड बंगाल, इट वॉज बख्तियार खलजी। आइए देखते हैं क्या है। महमूद गोरी एंड ऐबक डिडंट एवर थिंक ऑफ कॉन्करिंग बिहार एंड बंगाल। दिस टास्क वॉज अकम्प्लिश्ड बाय द ऑर्डिनरी सेफ इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी बिटवीन 1193 और 1202 और 1193 के बीच में। और ये बिहार कॉन्कर किए, विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय भी इन्होंने किया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। कैप्चर द कैपिटल उदांतपुर कैप्चर को इन्होंने कैपिटल को कैप्चर किया बिहार के। एंड ही अटैक्ड बंगाल बिटवीन 1198 से 1203। वेट्स रूलर जो थे इस टाइम लक्ष्मण सेन थे। ही अटैक्ड बंगाल बिटवीन 1198 एंड 1203। वेट्स रूलर लक्ष्मण सेन फ्लेड अवे without fighting in the battlefield. Turkish army entered the capital Nadia में आई कैपिटल में। Turkish army and restored a massive loot, resorted to massive loot and in the absence of the king शहर ने सरेंडर कर दिया। ये लक्ष्मण कन भाग गए कहाँ, साउथ बंगाल चले गए, वहाँ कुछ दिन के लिए रहे। और बख्तियार खलजी जो थे ये दोबारा बंगाल को कैप्चर नहीं करना चाहे, उन्होंने अपना लखनऊती में कैपिटल बनाया। तो बख्तियार खलजी ने कहाँ कैपिटल बनाया, लखनऊती में। फिर आइए दिल्ली सल्तनत देखते हैं। कौन थे स्लेव डायनेस्टी की फाउंडर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और सल्तनत पीरियड का रूल था, देखिए स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट, और ये रूल किया 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक थ्रोन पे 1206 में आए और इनको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। और जी इनके जितने सक्सेसर्स थे वो ज़्यादातर स्लेव्स थे टू देयर रिस्पेक्टिव प्रेडेसेसर्स, दैट इज़ वाई स्लेव डायनेस्टी। यहाँ देख लीजिए कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। 1200 लेके 6 से 1210 तक थे। और पहले जो कैपिटल इन्होंने बनाया था, 2 प्लेस पे बनाया था, एट 2 प्लेसेस ही एस्टैब्लिश्ड दिस कैपिटल। पहला था लाहौर और दूसरा फिर शिफ्ट कर दिया था दिल्ली। तुर्किस्तान में पैदा हुए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अगली थे थोड़ा दिखने में, इंटेलिजेंट थे, इम्प्रेसिव भी थे, और प्रिजनर ये बना लिए गए थे। और काजी ऑफ निशापुर को नेम्ड फ़खरुद्दीन एज अ स्लेव इन हिज चाइल्डहुड एंड सोल्ड टू द काजी ऑफ निशापुर। तो निशापुर के काजी को बेच दिया गया था। तो ही वॉज टेकन एज प्रिजनर, सोल्ड टू द काजी ऑफ निशापुर, नेम्ड फ़खरुद्दीन एज अ स्लेव इन हिज चाइल्ड। फ़खरुद्दीन के नाम से ये बेच गए। नहीं,
सोल्ड टू द काजी ऑफ निशापुर नेम्ड फ़खरुद्दीन, इनका नाम था निशापुर के जो काजी थे, इनको बेच दिया गया। वॉज टेकन केयर ऑफ, प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग और ये सब दिया जाए बाई द काइंड हार्टेड काजी, बहुत काइंड हार्टेड थे। पर काजी के बाद इनको गोरी को बेच दिया गया, ठीक है, गोरी को। और ही वॉज वेल वर्स इस्लामिक थियोलॉजी में भी था, जानकार था इस्लामिक ग्रंथों के बारे में, और हॉर्स राइडिंग करता था, तलवारें अच्छी चलाता था। ये सारी स्किल की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाता था टू हिज मास्टर्स और ट्रूप रूप में आ गया, कमांडर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इसको अमीर अखूर बनाया गया, द मास्टर ऑफ रॉयल स्तबल। क्या बनाया गया था, अमीर अखूर, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर ऑफ रॉयल स्तबल। जब गोरी इन्वेट की इंडिया, देखिए ये गोरी इन्वेट की इंडिया, ऐबक आया मास्टर के साथ और अपनी एक्टिव सपोर्ट दिया हुआ, और सक्सेस ऑफ हिज मास्टर बाय एंड लार्ज डिपेंडेंट ऑन मिलिट्री स्किल, ये सारी चीज़ें थी। गोरी खुश हो गए इससे, और 1206 में ऑन हिज वे टू गजनी गोरी को मार दिया गया, मर गए 1206 में। फिर क्या हुआ कि हिज एम्पायर वॉज इनहेरिटेड बाय हिज स्लेव्स, तो ऐबक सक्सीड किए, और ऐबक वॉज अ विक्ट्री वाइसरॉय ऑफ हिज इंडियन एम्पायर वॉज इन्वाइटेड बाय अमीर्स ऑफ लाहौर टू अज्यूम द पावर। तो अमीर लाहौर की इनको बुलाया ऐबक को, भैया स्ट्रॉन्ग आदमी इसी को बुलाओ, और ही बिस्टोड द टाइटल ऑफ मलिक और सूबेदार ऑन हिमसेल्फ। तो खुद पे 2 टाइटल इन्होंने रखे थे, एक था मलिक और एक सूबेदार। मोहम्मद गोरी के कोई मोइल सक्सेसर नहीं था और ये बनाए दिए गए। हेंस हिज नेफ्यू गयासुद्दीन महमूद असेंडेड द थ्रोन ऑफ गोरी आफ्टर हिज डेथ। तो इंडिया में तो नहीं, इंडिया से वापस लौट रहे थे, तो अपनी जगह जहाँ जा रहे थे तो वहाँ पे खुरासान और ये सब में, तो ये सब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, तो उधर सेंट्रल एशिया में, तो इनका बेटा कोई नहीं था, तो नेफ्यू जो था मोहम्मद गोरी का, गयासुद्दीन महमूद, ये थ्रोन पे बैठा था 1206 में। पर इंडिया को देख रेख के लिए पूरा ये लाहौर और ये सब ऐबक को ही देखिए लाख बख्श भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत दयालु आदमी था, तो लाख बख्श सुल्तान इन्हीं को कहा जाता है। और 2 स्कॉलर इनके टाइम में थे, हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदब्बिर और हसन निज़ामी, ठीक है। और ये लोग वर्क दिए, डेडिकेटेड देयर वर्क्स टू ऐबक, एंड ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु सेटल्ड इन इंडिया एंड रूल अनलाइक द अर्लियर मुस्लिम्स, और हु कम एंड ओनली। तो आते थे जो लोग, रेड करते थे, प्लंडर करते थे, पर ये ऐसा नहीं किए, कौन, ऐबक ऐसा नहीं किए। और ये जब तक थे, 2 टेन्योर एज अ रूलर बस 4 साल का ही टेन्योर था ऐबक का, बस ज़्यादातर जो स्पेंड हुआ डीलिंग विद रिवॉल्ट्स ऑफ नॉबल्स लाइक ताजुद्दीन इलाज, नसीरुद्दीन कुबाचा। तो 4 साल में ये क्या किया, ज़्यादा एक्सपेंड तो रूल कर नहीं पाए, पर ताजुद्दीन यल्दूज़ या इल्दीज़ और नसीरुद्दीन कुबाचा, इन लोग के रिवॉल्ट्स हो रहे थे, तो इसी को दबाने के लिए और इसी को प्रिवेंट करने के लिए ये लड़ाई करते रहे। और कुछ फ्यू हिंदू चीफ्स थे, ये भी लड़ रहे थे। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन्होंने दिल्ली में बनवाया और अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुतुब मीनार की भी नींव यही रखे थे, जिसको अल्तुतमिश कंप्लीट करते हैं। इनको लाख बख्श कहा जाता है जनरॉसिटी के लिए, और सुल्तान का टाइटल नहीं लिया इन्होंने कभी, इल्तुतमिश लेंगे, ये सुल्तान का टाइटल लिए ही नहीं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, इट्स मॉस्क इन अजमेर, ठीक है। कुतुब मीनार आइए देखें, किसने शुरू कराया, सबको पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने 3 स्टोरी ऐड की थी, कितनी, 3 स्टोरीज़ ऐड किए थे, याद रखिएगा 3 स्टोरीज़, ये एग्जाम में आ सकता है। टॉप मोस्ट स्टोरी वॉज डैमेज बाई लाइटनिंग, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया। तो जो टॉप मोस्ट थी वो लाइटनिंग से ख़राब हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर करवाया। एंड फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 फ्लोर बनवाए, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक कंट्रीब्यूटेड नथिंग, तो गयासुद्दीन तुगलक तो कुछ भी नहीं करवाए इन्होंने। कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, लाहौर। आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी 1206 में ऐबक को इंचार्ज बना दिया, अमीर ऑफ लाहौर, बुलाई इसको कि भैया पावर ले लो। दिल्ली में इनका कैपिटल हो गया, लाहौर से दिल्ली। जो यल्दूज़ गवर्नर था ऑफ करमान, गजनी पे बैठा, इनसे लड़ने वड़ने लगा। इट सीम्स दैट इट वॉज द डिज़ायर ऑफ मोहम्मद गोरी डेट कुतुबुद्दीन ऐबक शुड सक्सीड हिम इन इंडिया। और 4 साल के शुरू में ये कैपिटल लाहौर से लेकर के टू फ्रस्ट्रेट यल्दोज एम्बिशन ऑफ नेक्सिंग पंजाब, तो ही मूव्ड हिज कैपिटल टू लाहौर। फिर ये क्या हुआ, वापस इन्होंने कैपिटल लाहौर लाया। देखो इनिशियली रूल्ड इनिशियली फ्रॉम लाहौर बट लेटर मूव टू कैपिटल टू दिल्ली। पर बाद में क्या हुआ कि ही मूव्ड हिज कैपिटल टू लाहौर टू फ्रस्ट्रेट यल्दूज एम्बिशन ऑफ एनेक्सिंग पंजाब, और इन्होंने अपना पोजीशन स्ट्रेंथन किया बाय मैट्रीमोनियल अलायंस। तो मैट्रीमोनियल अलायंस से स्ट्रेंथन किया था पोजीशन विद इन्फ्लुएंशियल राइवल टर्किश चीफ। नसीरुद्दीन कुबाचा ऑफ मुल्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन एज अ रूलर ऑफ दिल्ली।
ये जो नसीरुद्दीन कुबाचा है, कुतुबुद्दीन, ये नसीरुद्दीन कुबाचा है मुल्तान का, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कुतुबुद्दीन एज ए रूलर ऑफ दिल्ली। ऐबक को माना ही नहीं, तो एंड ड्यू टू दिस ऐबक ऑलवेज स्टेड इन द लाहौर एंड नेवर गॉट द चांस टू मूव टू दिल्ली। तो इनको चांस ही नहीं मिला दिल्ली जाने का। ठीक है, आइए कैसे डायन हुए। चौगान बहुत फेमस है, चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे। तो देखिए पोलो है, चौगान खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और एक्सीडेंट में मारे गए 1210 में। ये हॉर्स से गिर गए थे और सिविली इंजर्ड हुए थे। ही वॉज बरीड इन लाहौर। ठीक है, सब सारी चीज़ें। फिर कौन आया, जाहिर सी बात है ऐबक के बाद कौन आया, इल्तुतमिश। यही पूछा है यहाँ पे, वो अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत, इल्तुतमिश। और ये 1210 से 1236 ये दिल्ली के सल्तनत के फाउंडर थे। एंड ऐबक रूल करते थे लाहौर से। इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली। द फर्स्ट रियल टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज इल्तुतमिश। ही इज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस फर्स्ट अरेबिक सिल्वर एंड कॉपर करेंसी। पहला सिल्वर कॉइन, चांदी और कॉपर की करेंसी इन्होंने, तांबे की, इंट्रोड्यूस की, विच वर 2 बेसिक कॉइन्स ऑफ 175 ग्रेन के कॉइन्स। ये इन द सल्तनत पीरियड। इन रिस्पॉन्स टू द लैक ऑफ सिल्वर, इल्तुतमिश ने एक नया बाई मेटलिक कॉइनेज सिस्टम लिया था नॉर्दर्न इंडिया में, कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें 11 ग्राम सिल्वर था और द टॉपर कॉपर जीतल। तो मिला दिया था, एक बाई मेटलिक कॉइनेज सिस्टम था, 11 ग्राम सिल्वर टंका और कॉपर जीतल का। तो ये था जीतल। और ये द देहली वाला वॉज डिवैल्यूड टू बी ऑन पर विद द जीतल। तो देहली वाला वॉज डिवैल्यूड to be on par with the Jital in 1229. Iltutmish got recognition as a Muslim Sultan of India by Khalifa of Baghdad. तो आइए थोड़ा कॉइन्स के बारे में देखा जाए। ये देखिए सल्तनत कालीन सिक्के कुछ देखेंगे हम। ये यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है। ठीक है, तो देखिए किस शासक ने अपने सिक्कों के पृष्ठ भाग पर कलमा का अनुवाद करवाया था। अव्यक्त मिंक मोहम्मद अवतार। ठीक है, ये कलमा था, तो इसका मतलब था अव्यक्त मेक मोहम्मद अवतार। ठीक है, का उल्लेख करवाया महमूद गजनवी ने कि मोहम्मद जो हैं अल्लाह के अवतार हैं। तो ये महमूद गजनवी ने लिखवाया था। वह मुसलमान विजेता कौन था जिसने हिंदू देवी वाले सिक्कों को चलाए रखा था। वो मोहम्मद गोरी थे, जिसमें हिंदू देवी वाले सिक्के थे। लक्ष्मी की आखिरी युक्त सिक्के किसने चलाए थे, मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, लक्ष्मी के आखिरी युक्त सिक्के चलाए थे मोहम्मद गोरी ने। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं कौन सी, टंका और जीतल थी। आइए देखते हैं यहाँ सल्तनत काल की 2 प्रमुख सिक्के थी, टंका और जीतल। इल्तुतमिश ने चलाया था, 172.8 ग्रेन की थी। विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग भार या माप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चांदी के टंके की, कहीं 170 है, कहीं 172। चांदी के टंके का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, चांदी का, इल्तुतमिश द्वारा। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे, चांदी और तांबे के बने हुए थे। टंका, शाशगनी, जीतल। देन टंका पर टकसाल का नाम जहाँ पे मिंट हुआ है, किसने परंपरा शुरू की थी, ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तो टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने। फिर इल्तुतमिश द्वारा किए गए तांबे के सिक्के का क्या नाम था, ये जीतल था। और दिल्ली सल्तनत में एक चांदी का टंका कितने जीतल के बराबर था, 48 जीतल के बराबर। तो सल्तनत काल में देखा जाए तो एक चांदी का टंका होता था 48 जीतल के बराबर। दिल्ली के किस सुल्तान ने के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लिख लिखे हैं, इल्तुतमिश के। अरबी में लिख इल्तुतमिश के पीरियड में। किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, इल्तुतमिश ने जारी किए थे अरबी सिक्के। शुद्ध अरबी सिक्के किसने किए थे, इल्तुतमिश ने। किस सुल्तान ने सिक्कों पर सबसे पहले अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम लिखवाया था, इल्तुतमिश ने। अब्बासी खलीफा तो क्या नाम लिखवाया था, अल मुस्तनसीर, इल्तुतमिश ने लिखवाया था। किस सुल्तान के सिक्के पर हजरत, देहली, जरल, अब सुल्तान, अदल सुल्तान और अल सुल्तान लिखा, इल्तुतमिश के सिक्के पे। किस सुल्तान के अंतर्गत प्रचलित सिक्के थे, टंका, जीतल, दोगानी। तो दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत प्रचलित सिक्के थे टंका, जीतल और दोगानी। इल्तुतमिश ने अपने किस उत्तराधिकारी का नाम चांदी के टंके पर अंकित करवाया था, रजिया का नाम।
बलबन के विषय सत्य कथन क्या है कि बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के अंकित कराए। तो बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के अंकित कराए। ये थे बलबन के बारे में। बगदाद खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। तो जो सत्य कथन है बलबन के बारे में, कुछ सत्य कथन है ये कि बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। अपने सिक्कों पर किसने अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर के रूप में। और किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। तो किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफतुल्लाह शब्द अंकित करवाए? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने कहा था ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, और खलीफतुल्लाह। तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक तो टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। तो ये सब देखिए, अभी तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक हम देख लिए अभी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा, और ये सब और भी चीज़ें आ जाएंगी, कौन कौन से सिक्के हैं। दिल्ली वाला देखिए, दिल्ली वाला जो हमने पढ़ा था अभी, ये चांदी का सिक्का है। दिल्ली वाला ये चांदी का सिक्का है और तोमर चौहान व गुलाम वंश के शासक के दौरान था। ये गदहिया है, ये खोटे चांदी अथवा तांबे का सिक्का है। ये भी गुजरात के वाणिज्यिक गतिविधियों में विशेष महत्वपूर्ण है इसका गदहिया का। दिल्ली वाला चांदी का सिक्का है। टंका भी चांदी का सिक्का है इल्तुतमिश के द्वारा। जीतल तांबे का सिक्का है इल्तुतमिश द्वारा। टंका चांदी का है। दीनार सोने का सिक्का है। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था इब्ने बतूता के अनुसार। ये अदली जो है चांदी का सिक्का है, ये भी MBT के टाइम पे था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। दोगानी जो है ये भी MBT के टाइम में था। चांदी और तांबे का मिश्रित है दोगानी। तो चांदी और तांबे का मिश्रित क्या है? दोगानी। शशगनी, ये फिरोज तुगलक के पीरियड में चांदी का शशगनी है। अद्धा जो है ये भी चांदी व तांबे का मिश्रित है फिरोज तुगलक में। तो अद्धा मतलब चांदी तांबे का मिश्रण। दोगनी भी मिश्रण है मोहम्मद बिन तुगलक में। विख भी मिश्रण है फिरोज तुगलक के समय में, अद्धा विख। बहलोली भी ये मिश्रण है चांदी तांबे का, बहलोल लोदी के समय में। दिरहम जो है अरबों द्वारा है, चांदी का सिक्का है दिरहम। लारी भी चांदी का सिक्का है। पश्चिमी तट के बंदरगाहों से लोकप्रिय। तो जो पश्चिमी तट के बंदरगाह थे वहाँ लारी यूज़ होता था, ठीक है, बंदरगाहों पे पश्चिमी तट के। ये भी चांदी का सिक्का। तो ये देख लीजिए, हमने सिक्कों के बारे में थोड़ा सा देख लिया, बाकी कुछ बचा है वो बाद में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, YCT में अच्छा दिया हुआ है, या आप इससे कर सकते हैं। दिल्ली वाला सिक्का था, इसको डीवैल्यू कर दिया था टू बी ऑन पर विद द जीतल, ठीक है। तो दिल्ली वॉज डीवैल्यू टू बी ऑन पर विद द जीतल, ठीक। 1229 में इल्तुतमिश गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मुस्लिम सुल्तान ऑफ इंडिया बाय खलीफा ऑफ बगदाद एंड इल्तुतमिश आफ्टर अज्यूम द टाइटल ऑफ अमीरुल मोमिनीन या कमांडर ऑफ द फेथफुल। तो अज्यूम किया इसने टाइटल कमांडर ऑफ द फेथफुल एंड हैड द नेम ऑफ खलीफा इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन। फिर कौन सा सुल्तान था जो वो इंट्रोड्यूस रेगुलर कॉइन्स एंड डिक्लेयर्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर? इल्तुतमिश। ये भी देखिए, दिल्ली को बनाया था कैपिटल, वही चीज़ है, दिल्ली शिफ्ट किया था इल्तुतमिश ने। ये भी रूलर ऑफ दिल्ली यही इल्तुतमिश है। तो यहाँ कुछ देखा जाए, इल्तुतमिश वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु रिसीव्ड इन्वेस्टिचर, ठीक है, खलीफा से आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी इनको। और 1229 में खलीफा ऑफ बगदाद मुंतशिर बिल्ला बिस्टोड ऑन इल्तुतमिश द टाइटल ऑफ सुल्तान आज़म और सुल्तान ऑफ द ग्रेट। तो इनको मुंतशिर बिल्ला ने सुल्तान आज़म बोला या सुल्तान ऑफ द ग्रेट। दस इन दिस वे ही वॉज फर्स्ट लीगली इंडिपेंडेंट, ठीक है। यही चीज़ और लिखी, ही वॉज क्या, कौन? इल्तुतमिश वॉज सेफ, इल्तुतमिश वॉज सक्सेसफुल इन कीपिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली सेफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ किसके? मंगोल इन्वेजन से बचाए रखा
एज वेल फ्रॉम द अटैक्स ऑफ ताज यल्दूज, यल्दूज के अटैक से भी, यल्दूज में कहा जाता है, यल्दूज ऑफ कुबाचा एंड कुबाचा। ही ब्रोक अप द राजपूत पावर को इन्होंने तोड़ा था इन द नॉर्थ, ठीक है, एंड इस्टेब्लिश इज सुप्रीमेसी ओवर देम, और सुप्रीमेसी राजपूतों के ऊपर आई इनकी। और हेरिडिटरी बनाया इसने अपने रूल को, एंड इश्यूड कॉइन्स विद हिज नेम, एंड दिल्ली को एक कैपिटल बनाया। और सबसे पहले अरबिक सिल्वर एंड कॉपर कॉइन इन्हीं ने निकाला था, ठीक है, सिल्वर और कॉपर करेंसी। बताइए जीतल क्या है, सिल्वर है कि कॉपर है? और पिछवा 2 बेसिक कॉइन्स ऑफ 175, कहीं 172 लिखा है, कहीं 175, अलग अलग किताब में। इलबारी डायनेस्टी के थे, और ये इन द यूरेशियन स्टेप ऑफ तुर्किस्तान। इनको पहले इल्तुतमिश को गवर्नर बनाया गया था बदायूं का, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विस, जब ये इन द कैंपेन ऑफ मोहम्मद अफगूर अगेंस्ट खोखर 1205-6 में, जब खोखर का कैंपेन हो रहा था, खोखर के विरुद्ध कैंपेन हो रहा था, तो इनको बनाया गया था 1206 में गवर्नर ऑफ बदायूं। अमीर अली इस्माइल इन्वाइटेड इल्तुतमिश फॉर कोरोनेशन इन दिल्ली विद अप्रूवल ऑफ टर्किश नॉबल्स। तो यहाँ पे अमीर अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को बुलाया, ही इन्वाइटेड इल्तुतमिश फॉर द कोरोनेशन इन दिल्ली विद द अप्रूवल ऑफ टर्किश नॉबल्स आफ्टर द डेथ ऑफ ऐबक, ऐबक के मृत्यु के बाद। एंड इल्तुतमिश डिक्रेड सुल्तान इन 1210 AD में इनको सुल्तान नियुक्त कर दिया गया। स्लेव ऑफ स्लेव, तो ऐबक भी स्लेव थे, इनका स्लेव कौन? इल्तुतमिश। ये खुद भी स्लेव थे गोरी के, ठीक है, गोरी ने इनको बाद में ख़रीद लिया था। किससे ख़रीदा था बताइए? और फिर ये ऐबक के कौन स्लेव थे? इल्तुतमिश, जो बदायूं के गवर्नर थे। इल्तुतमिश वॉज द स्लेव ऑफ स्लेव बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी who became the sultan after the death of Ghori. Al-Iltutmish was a slave of Aibak, who later married the daughter of Qutbuddin Aibak and became the sultan after Qutbuddin Aibak. So it is called a slave of slave. इसलिए इनको slave of slave कहा जाता है। Who of the following was the first woman ruler मिडवेल इंडिया में? कौन था? सबसे बड़ा नाम रज़िया सुल्ताना। उस टाइम रज़िया सुल्ताना के बारे में कहा गया कि महिला थी, इस वजह से राजा नहीं दे पाई, वरना मतलब इनको बहुत बड़ा महानतम नाम उतना नहीं मिला, पर अगर ये लड़का होती तो बहुत महानतम नाम मिलता। एक राइटर ने कहा है, एक लेखक ने कहा कि रज़िया सुल्ताना वो रीड किया इन्होंने 36 से 40 तक, 4 ही साल था इनका। शी हैज़ द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली वुमेन टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ऑफ दिल्ली, पहली फीमेल रूलर थी। और नॉबल्स बहुत रिलेक्टेंट थे, चाहते थे अरे औरत और रूलर बनेगी, और चैलेंज किया इनके पावर को। कॉन्स्पायर किया अगेंस्ट इन 1239 AD व्हेन शी वाज ट्राइंग टू कर्ब रेबेलियन अगेंस्ट द टर्किश गवर्नर ऑफ लाहौर। तो एक रेबेलियन कर रहा था लाहौर का टर्किश गवर्नर, तो ये सब इनके खिलाफ हो गए थे। 1239 की बात है। टर्किश नॉबल टुक एडवांटेज ऑफ हर एब्सेंस इन दिल्ली एंड डिथ्रोन्ड हर, इनको डिथ्रोन भी कर दिया जब ये लड़ने गई किससे, मे बी लाहौर का टर्किश रेबेलियन को क्रंच करने गई। तो आफ्टर क्रशिंग द रेबेलियन इन दिल्ली, रज़िया बिगैन टू एड्रेस इशू ऑफ गवर्नेंस दैट हैड टेकन द बैक सीट डूइंग 6th month रूल बाय हर ब्रदर। तो रज़िया बिगैन टू एड्रेस द इशूज़ ऑफ गवर्नेंस को देखने लगी। फिर ये क्या की कि शी सक्सीडेड हर फादर इल्तुतमिश टू द सल्तनत ऑफ दिल्ली, तो ये सक्सीड कर गई। देन proved herself to be talented, wise, brave and excellent administrator and great warrior। तो ये सब सारी चीज़ें इनके बारे में थी। During whose reign मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान came, किसके टाइम में? इल्तुतमिश के टाइम में ही चंगेज़ खान आया था। तो चंगेज़ खान इल्तुतमिश के टाइम में आया था। और एक भगोड़े थे, फ्यूजिटिव रूलर थे ख्वारज़म के, जलालुद्दीन मिंग बर्नी। कौन सा नाम है? याद रखिए, मिंग बर्नी। इन्हीं का पीछा करते आया था और शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश ने। जलालुद्दीन मिंग बर्नी। चंगेज़ खान रीच द बैंक्स ऑफ इंद रिवर, जलालुद्दीन मिंग बर्नी sought refuge from Iltutmish, but Iltutmish dared not resist the invasion by dangerous and furious invader like चंगेज़। तो इल्तुतमिश ने कहा कि भाई चंगेज़ का हम अटैक बर्दाश्त हम नहीं कर सकते, हम नहीं रिस्क लेंगे, और इनको मिंग बर्नी को संरक्षण इन्होंने नहीं दिया इल्तुतमिश ने। ही प्रूडेंटली रिफ्यूज टू गिव असाइलम टू मिंग बर्नी, और इससे मंगोल इन्वेजन बच गया, ठीक है, नहीं हो पाया। और ये इन्वेजन ट्रबल ऑल्सो वेंट बैक विद प्रिंस मिंग बर्नी के साथ, ये वापस दिए नहीं तो बच गए लोग इन्वेजन से। फिर सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ द मंगोल चंगेज़ खान, इल्तुतमिश थे। मंगोल सीन एज बैंक ऑफ इंदस, ये भी इल्तुतमिश के टाइम में, सब देख लीजिए, वही कॉमन क्वेश्चन है। मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड द इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश। चंगेज़ खान का तेमुचिन नाम था, या तेमुजिन, मंगोलियन रूलर था। मंगोलियन इंपेरियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा नाम, इसका नाम था तेमुजिन या तेमुचिन। इल्तुतमिश अपॉइंटेड द फर्स्ट सूबेदार इन बिहार टू, किसको बनाया? मलिक जानी।
तो 1225 AD में इल्तुतमिश डिफीटेड हिसामुद्दीन आवाज इन द महल्स ऑफ राजमहल नियर तिलैयागढ़ एंड नेक्स्ट बिहार शरीफ एंड बाढ़। तो इल्तुतमिश ने बिहार को एनेक्स किया और बाढ़ को एनेक्स किया, और ही डिफीटेड हिसामुद्दीन आवाज इन द माउंटेन्स ऑफ राजमहल हिल्स नियर तिलैयागढ़ इन 1225। और आवाज हैड एक्सेप्टेड द सबऑर्डिनेशन ऑफ इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश हैड अपॉइंटेड मलिक जानी एज द न्यू सूबेदार ऑफ बिहार। किसको बनाया था? मलिक जानी को नया बिहार का सूबेदार इन्होंने बनाया था, मलिक जानी। Who was behind the dethroning of the Razia Begum? Turks. These were the Turkish nobles who were behind the dethroning of Razia Begum and revolted against Razia Begum। ठीक है, तो ये revolted against Razia in the leadership of, कौन था जो रिवॉल्ट में मेन? वो था गवर्नर ऑफ भटिंडा। इसका बड़ा नाम रहा, भटिंडा का रहने वाला गवर्नर था, रज़िया बेगम के खिलाफ बोल रहा था। मलिक अल्तूनिया, मलिक अल्तूनिया कौन था? मलिक अल्तूनिया। और रिमूव्ड हर फ्रॉम पावर, कहा हम इसको नीचे गिरा देंगे। फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन। बलबन जो था, इसका फुल नेम क्या था? इसका नाम था ग़ियाज़ुद्दीन। द फुल नेम ऑफ बलबन वॉज ग़ियाज़ुद्दीन बलबन एंड नाइन्थ रूलर ऑफ द, ही वॉज द नाइन्थ सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। ये नाइन्थ सुल्तान था ममलूक डायनेस्टी से, ये ममलिक, ये नाइन्थ सुल्तान था दिल्ली का फॉर ममलूक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। एंड ग़ियासुद्दीन वॉज द वज़ीर एंड हेयर ऑफ द लास्ट शमसी सुल्तान नसीरुद्दीन। लास्ट शमसी सुल्तान जो थे नसीरुद्दीन, उसका हेयर। तो बुल नेम जो था बलबन का, वो ग़ियासुद्दीन बलबन था। ये 9वां सुल्तान था ममलूक का, और वज़ीर था ये किसका? लास्ट शमसी रूलर, लास्ट शमसी सुल्तान थे नसीरुद्दीन। तो नसीरुद्दीन का ये हेयर था, मतलब उनका उत्तराधिकारी। एंड ही रिड्यूस द पावर ऑफ द ट्रकरस नोबिलिटी। इन नोबिलिटी को जो है चहलगानी को तोड़ दिया था। तुर्के चहलगानी जो कि स्टार्ट शायद हुआ था नॉबल्स का, जिसमें इन्फ्लुएंस था, और इल्तुतमिश के पीरियड में स्ट्रांग हो गया था, इल्तुतमिश के पीरियड में। तो तुर्के चहलगनी, तो चहलगनी को तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, नॉबल्स वोबल्स को, ठीक, और बहुत से स्पाई भी लगा दिए थे। So he reduced the power of Turkish nobility, heightened the stature of Sultan. In spite of having only few military achievements, he was the most military achievements इनके ज़्यादा नहीं थे, but he was most powerful ruler of Sultanate between Shamsuddin Iltutmish and Alauddin Khilji। ये अमीर शिकार बने रज़िया के पीरियड में। अमीर शिकार, शिकार या शिकार थे, अमीर शिकार कौन थे रज़िया के पीरियड में? ये अमीर शिकार। लाइक इल्तुतमिश, ही वॉज एन एल्बारी तुर्क, ये एल्बारी ट्राइब से थे। बलबन मैरिड हिज डॉटर, इनकी डॉटर से बलबन ने शादी की थी। ऐबक की बेटी से इल्तुतमिश ने शादी की थी, इनकी बेटी से बलबन ने शादी की विद सुल्तान नसीरुद्दीन। तो बलबन मैरिड, ओ सॉरी गलत बोल दिया मैंने, बलबन मैरिड हिज डॉटर विद सुल्तान नसीरुद्दीन। तो सुल्तान नसीरुद्दीन से अपनी बेटी की शादी कराए थे। ये सुल्तान नसीरुद्दीन किसका? ये बेटा था शायद में भी इल्तुतमिश का, तो इससे शादी कराई गई थी सुल्तान नसीरुद्दीन की। थोड़ा सा सुल्तान नसीरुद्दीन के बारे में यहाँ पे देखो आप, 1246 से लेकर 65 तक ये इल्तुतमिश का पुत्र था नसीरुद्दीन, और ये बलबन के सहयोग से मसूद शाह को गद्दी से हटाकर सुल्तान बना था। तो ये मसूद शाह जो आए थे इसके ऊपर, ये देखिए मसूद शाह थे 4246 में, मोहिउद्दीन बहरम शाह थे, ठीक है, बहरम शाह। तो इन सब लोगों को, तो महमूद शाह को गद्दी पर हटा करके ये बलबन के सहयोग से मसूद को गद्दी से हटाया, मसूद को, और सुल्तान बना। ये धार्मिक स्वभाव का था, वह खाली समय में कुरान की नकल करता था, और इसामी ने के अनुसार कुरान की प्रतिलिपियों को बेचकर जो आय होती थी उसी से अपना खर्च चलाता था। कौन? नसीरुद्दीन महमूद। ये कहता था कि मैं राज के धन को स्वयं की विलासिता पर खर्च नहीं कर सकता, मैं केवल राज की ट्रस्टी हूँ। बलबन ने अपनी पुत्र हुजैदा का विवाह नसीरुद्दीन से किया। हुजैदा थी, जो भी हम देख रहे हैं, बीवी कौन थी? हुजैदा, जो नसीरुद्दीन की और बेटी थी बलबन की, उनका नाम था हुजैदा। और इस समय वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में थी। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, जिसकी केवल एक पत्नी बलबन की पुत्री थी। एक ही शादी किया था इन्होंने। और इसने क्या किया था? 1249 में उलू खां की उपाधि प्रदान की थी बलबन को, उलू खान की उपाधि प्रदान की, और नायब ममलुकात नियुक्त किया। तो नायब ममलुकात नियुक्त किया था इसने। 1253 में भारतीय मुसलमानों को नेता रैहान जो था बलबन के स्थान पे नया नायब बना, और 1254 में बलबन फिर से नायब बन गया था। और
इमादुद्दीन रेहान के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रथम प्रयत्न था जो असफल रहा। इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज तबक़ाती नासरी की जो लेखक हैं उसका मुख्य काजी था, इनका मुख्य काजी यही था, मिन्हाजुद्दीन सिराज। तबक़ात नासरी में नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है। मिन्हाज ने नसीरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श सुल्तान माना है। तो मिन्हाज ने क्या किया, नसीरुद्दीन को दिल्ली का आदर्श माना है। और नसीरुद्दीन अपनी साधारण आदतों के कारण दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था। तो नसीरुद्दीन अपनी साधारण आदतों के कारण किस नाम से जाना जाता था, दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था। नसीरुद्दीन क्या था, दरवेश राजा था। 1265 में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बन गया। तो 1265 में जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई तो बलबन जो है ये सुल्तान बन गया। अभी देखिए बलबन ऐसे बना सुल्तान। तो इनकी बेटी से शादी किया था, तो क्या नाम था उनका, देखिए हुजैदा। मैरिड हिज डॉटर विद सुल्तान नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ठीक है के बारे में भी हम देख चुके हैं। और हुजैदा जो डॉटर थी, हुजैदा, ठीक है, इनसे शादी हुई थी। ऑन द ओकेशन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ उलूग खान, इनको दिया गया। और नायब ममलुकात भी बनाया गया, उलूग खान की उपाधि दी गई, नायब ममलुकात की उपाधि दी गई। और बलबन सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। 1266 में ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ गए। तो सैट ऑन दिल्ली के क्या हुआ, थ्रोन ऑफ दिल्ली पे कब बैठे, 1266 में दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए। ठीक, बलबन सैट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1266। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी है, ये बलबन की है। तो इट्स सेड दैट बलबन अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। और कैरेक्टरिस्टिक था इसके लीडरशिप का, मेन कैरेक्टरिस्टिक था फर्स्ट द डिवाइन राइट ऑफ किंग, कि किंग्स का डिवाइन राइट है, ठीक है, ईश्वर से जोड़ा कि ईश्वर भेजे इसको। एंड सेकंड द सुल्तान मस्ट बी ऑटोक्रेटिक, क्या होगा, ऑटोक्रेटिक होगा। एंड अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान एक रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, क्या, नियामत खुदाई, नियामत खुदाई क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, नियामत खुदाई, ये क्या कहा बलबन ने, ठीक है, ऑन अर्थ। एंड इस प्लेस कम्स आफ्टर पैगम्बर, पैगम्बर के बाद अपने आप को माना। सुल्तान गेट द इंस्पिरेशन स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड टू वर्क, तो इंस्पिरेशनल स्ट्रेंथ भगवान से इसको मिलती है काम करने के लिए। एंड ड्यू टू दिस पब्लिक एंड द सरदार हैव नो राइट टू, तो अब इसके काम को कोई अपोज न करे क्योंकि पैगम्बर के बाद है और ये खुदा की रहमत से बना है और इंस्पिरेशन स्ट्रेंथ खुदा से मिलती है। तो धर्म से पूरा जोड़ लिया खुद को, कोई बोल भी है, चहलगनी को भी तोड़ दिया था उन्होंने। was the first to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine right of the king, ये कौन थे, अल्लाह, ये बलबन ही थे, ठीक है। बलबन was the first ruler to propound the theory of kingship similar to theory of divine right of the king, और कहा कि सुल्तान इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। एंड ये सब हम देख चुके हैं। ब्लड एंड पॉलिसी किसकी देख चुके हैं, बलबन। यहाँ देखिए मेड हिज गवर्नमेंट फॉर्म स्टेबल सेंट्रलाइज ऑल अथॉरिटी इन ही वांटेड टू प्रोटेक्ट फ्रंटियर फ्रॉम मंगोल, ये ज़रूरी नहीं था पर भले दोनों सही हो जाए। तो बोथ एंड वी आर करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं सही है कि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट, सही है, ये भी सही है, स्टेबल बनाना चाहता था पर ये रीज़न नहीं था। ग्यासुद्दीन बलबन स्लेव डायनेस्टी का रूलर था और दिल्ली सल्तनत में, और ये रूल किया 1266 से 1287 तक। He assumed the title of emperor as divine act of God and took all powers in his hand. Introduced the सजदा और पाइबोस भी स्टार्ट किए इसने, और कंस्ट्रक्टेड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एट नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर टू फिट फेंड फॉर मंगोल अटैक से बचाने के लिए फोर्ट वोट बनाया नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर में। कौन सा टाइटल, कैसर हिंद, जिले इलाही का, कैसर हिंद नहीं था, दीन इलाही, तूतीय हिंद, ठीक है। ये सब देखिए कौन किसने क्या क्या टाइटल लिया है, ये बाकी भी देखिएगा आप। तो ये यहाँ पे ज़िले इलाही। तो बलबन इस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल मॉडल इंस्पायर्ड बाई फेम बाई पब्लिक हीरोज ट्राई टू इम्प्रूव द रिस्पेक्टिव रेप्यूटेशन ऑन टू द रीन वॉज कंसिडरेबल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, नियमत खुदाई, ठीक है। और बलबन के मतलब ये पैगम्बर के बाद था, और ज़िले इलाही इमेज ऑफ गॉड, ज़िले इलाही माने इमेज ऑफ गॉड। बलबन वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु हैड एस्टेब्लिश किंगशिप थियरी। अपने बेटे को इसने कहा था द पोजीशन ऑफ सुल्तान इज सिंबल ऑफ ऑटोक्रेसी, तो अपने बेटे को बताता कि जो सुल्तान का पोजीशन है ये सिंबल है ऑटोक्रेसी का। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द नवरोज फेस्टिवल, किसने किया था, बलबन ने। बलबन मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर हिज कोर्ट एंड स्ट्रिक्टली इन्फोर्स देम।
Iranian kings were his ideal in his field and introduced many of the tradition in his court. I introduced the ritual of Sizda, greeting line on the ground and pie bows. Who was introduced नवरोज़ में इंट्रोड्यूस किया। बलबन के बारे में कौन सी है कि तुर्के चलहगानी को एलिमिनेट किया, नॉट ट्रू। तो ये तो एलिमिनेट किया था, सही है। ये इक़्तिदारी इसने नहीं, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, तो इक़्तिदारी इन्होंने नहीं किया था। और नियाबत खुदाई इमेज ऑफ गॉड और ये सब खुदा की रहमत से भेजा गया। तो ही इक्वल डाउन द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, तो बंगाल का रिवॉल्ट भी बलबन ने इक्वल डाउन द रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, ये बात सही है। द एक्चुअल नेम ऑफ बलबन वॉज बहाउद्दीन नसीरुद्दीन। इनको उल्लू खान के टाइटल नसीरुद्दीन ने दिया था, महमूद ने। इनका नाम था बहाउद्दीन और ज़िल-ए-इलाही टाइटल लिया। 66 से 88 तक टेन्योर था। हिज रॉयल प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड एसेंस वॉज इंस्पायर्ड बाई पर्शियन रीन एंड बलबन डिस्क्राइब द किंग एज नियामत खुदाई। ठीक है, नियामत खुदाई, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, गॉड ज़िल-ए-इलाही, इमेज ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ये सब इसने कहा। एंड आफ्टर ट्रेनिंग द पावर तुर्के चहलगनी को इसने तो एकदम पूरा तोड़ दिया और इस्टेब्लिश बाय इल्तुतमिश। द ओनली रिवॉल्ट इन द पीरियड ऑफ बलबन वॉज सूबेदार ऑफ बिहार था तुगरिल खान, 1079 में किया था। तो ओनली रिवॉल्ट इन द बलबन वॉज डन बाई बलबन के वजह किसने रिवॉल्ट किया, तो बिहार का सूबेदार तुगरिल खान ने 1279 में एक रिवॉल्ट हुआ था जो कि तुगरिल खान ने किया था, विच वॉज क्वेल्ड बाई बलबन ने क्वेल्ड कर दिया एंड रिबल्स वर हैंग, रिबल्स को फिर हैंग कर दिया गया। और द सिस्टम ऑफ इक़्तिदारी वॉज इंट्रोड्यूस बाई इल्तुतमिश, तो इक़्तिदारी का सिस्टम था तो इल्तुतमिश। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ हेल्पर ऑफ कैलिफ, इन इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ गौर मुक्तेश्वर की मॉस्क में है, वहाँ पे हेल्पर ऑफ कैलिफ का है, तो ये बलबन थे। तो बलबन हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ हेल्पर ऑफ कैलिफ इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल ऑफ गढ़ मुक्तेश्वर की मॉस्क पे कहा हेल्पर ऑफ। ये गढ़ मुक्तेश्वर तो यूपी में है, ठीक है, यूपी मेरठ के पास, ठीक है। अभी कोई और गढ़ मुक्तेश्वर है तो नहीं पता मुझे, बट बलबन हु कॉल्ड हिमसेल्फ द हेल्पर ऑफ कैलिक इन द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क एट गढ़ मुक्तेश्वर। कैसर हिंद कहा गया था महात्मा गांधी जी को, और बोअर वॉर्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन जो किया था, बोअर वॉर्स में जो रोल प्ले किया था इस वजह से था। और किसने दिया था इसको, हार्डिंज टू, लॉर्ड हार्डिंज टू ने दिया था, लॉर्ड हार्डिंज ने दिया था, लॉर्ड हार्डिंज टू ने इन्हें दिया था, ठीक है। और ये कब दिया गया था, 1910 से 16 के बीच में, ठीक है। ये सारी चीज़ तो बोअर वॉर्स के लिए दिया गया था, फॉर 1915 में दिया गया, ठीक, 1915। तूतीय हिंद कहा जाता है अमीर खुसरो को, क्या कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया, तूतीय हिंद अमीर खुसरो, ठीक है। इसने 8 दिल्ली सुल्तान और रूलर्स को देखा था, बहुत लंबा टेन्योर था इनका, सारे दिल्ली के रूलर सुल्तान को सब देख लिए थे ये, तो तूतीय हिंद कहा जाता है इनका, ठीक है। खलजी डायनेस्टी है। When he attained the kingship, he was fully independent from the rules and orders of Sharia। ये बस खलजी के बारे में था ये सब। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने कहा है, ज़ियाउद्दीन बरानी मेड द अबव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलाउद्दीन खलजी। क्या कहा, अलाउद्दीन खलजी वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ दिल्ली who established the control of the state over religion. He established the control of state over religion, and this state he explained and in this context he said explaining his policy, I don't know what is the correct or incorrect by law, I only give a command। कहता है सिर्फ कमांड देता है, which I understood suitable for the welfare of the state or special occasion, I don't know what will happen on the final day of justice। तो ये उसने डे ऑफ जजमेंट की कहा, जिस दिन इंसाफ होगा, क़यामत का दिन जो होता है मुसलमानों में वो डे ऑफ इंसाफ है, उस दिन क्या होगा इसे पता नहीं, पर इसको जो सही लगता है लोगों के लिए सही वो करता है। अलाउद्दीन हैड मेड लाइफ अलाइव द थॉट ऑफ बलबन, और यूनिवर्सलिटी ऑफ द किंग में बिलीव करता है इज़ ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, तो ये भी मानता था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ पे। और खलीफा की परमिशन इसने नहीं लिया, हम खलीफा को नहीं मानेंगे। और ही नेवर मेड अ सॉलिसिटेशन इन फ्रंट ऑफ खलीफा फॉर रिकग्निशन, तो अपनी पोजीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करवाया खलीफा से कि नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं। और ख़ुद को क्या कहता था ये, यमीनुल खिलाफत नसीर अमीरुल मोमिनीन, तो ख़ुद को ही अमीरुल मोमिनीन, तो ये खलीफा ही को कहा जाता, तो ख़ुद को यमीनुल खिलाफत नसीर ही अमीरुल मोमिनीन कहता था। और उलमास के कंट्रोल से फ्री कर दिया इसने आपको कि नहीं भैया हम उलमा के अंडर नहीं काम करेंगे। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट, तो ये खलजी की डायनेस्टी थी। सबसे बड़ी कौन सी थी, तुगलक, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए तुगलक थी, ठीक है, छोटे के लिए खलजी थी। आइए, सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सुल्तान 1206 से 1290 तक किया था सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी ने, लगभग ये भी 84 साल थे। खिलजी थी 90 से 1320, तो लगभग 30 साल का टेन्योर था इनका, बहुत कम था। तुगलक 1320 से 1412, तो इनका जो तुगलक था 92 साल लगभग
92 साल था तुगलक वालों का। ठीक। सैयद आई थी 14 से 50, ये भी लगभग 36 साल रही सैयद लोग, जो 36 साल रूल किए सैयद लोग। और फिर लोधी डायनेस्टी आई, लोधी का 14 से 1536। तो लोधी डायनेस्टी का भी बहुत रोल रहा है, मतलब लगभग 75 साल भी है, लोधी वाले भी रहे। ठीक। तो इन लोग का ऐसा टेंडर था। याद रख लीजिए लोधी का 51 से 26 था, तब ये 26 में फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है, क्या नाम है, मुग़ल एम्पायर का ये सब। हुमायूं से लड़ाई होने लगी, बाबर थे उसके पहले। तो ये स्ट्रगल यहीं लोधी के पीरियड में स्ट्रगल होने लगता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत याद करिएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हुई। 14 से 50 तक सैयद थे, 14 से 50 तक। 1400s में जो था वो 14 से 50, और तो ये सैयद डायनेस्टी थी 1414 से, और 50 से 26 तक लोधी आ गए। 1300 वाला जो पूरा पीरियड था, 1290 से 1320, थोड़े से कम काल के लिए बहुत रहा है ये खिलजी जो था। और 1320 से 1412, तो पूरा 80 साल ये जो 1300 वाला पीरियड था, ये सब तुगलक ले गए थे इन लोगों के पीरियड में जो भी हुआ। अपना रिलीजन कौन स्टार्ट करना चाहता था? अलाउद्दीन, बट उलमा ने अपोज कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता था, और इस पर कॉइन्स पर भी इसने लिखवा दिया था। बहुत एम्बिशियस था ये, नया रिलीजन भी चाहता था, पर लोग मना कर दिए। बट ही अबेंडेंड द आइडिया ऑफ द एडवाइस ऑफ हिज फेथफुल फ्रेंड थे इनके, अलाउल मुल्क, एंड कोतवाल भी था इनका, अलाउल मुल्क। इनके कहने पे कहा नहीं हम नया धर्म वरम नहीं बनाएंगे, तो अलाउल मुल्क के कहने पे रुक गया ये। फिर इनका फेथफुल फ्रेंड था अलाउल मुल्क। कौन? अलाउल मुल्क। किसका? खिलजी का फ्रेंड था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम्ड? सिकंदर सानी पता है, खिलजी हो गए। विच अमंग द फॉलोइंग अलाउद्दीन खिलजी? कौन सा कमांडर था अलाउद्दीन खिलजी का जो मंगोल से लड़ा? ठीक है, तो ये कौन सा था? ये था ज़फ़र खान। तो ज़फ़र खान आर्मी कमांडर था, ज़फ़र खान अलाउद्दीन खिलजी का। वो मंगोलों से लड़ते लड़ते मारा गया। करेजियस था, बहादुर था, ये सब चीज़ें हैं। तो ओरिजिनल नेम ऑफ ज़फ़र खान था मलिक यूसुफ हिज़्बरुद्दीन। तो ये पूछ सकता है पीसीएस में, ज़फ़र खान कौन था, किस लिए फेमस था ज़फ़र खान? देखो मेंशन है यहाँ घटना चक्र में, इसी में से पूछ लेगा, फिर कर नहीं पाओगे। फिर मलिक यूसुफ हिज़्बरुद्दीन, इसका नाम जो था, ओरिजिनल नेम जो था इसका, वो मलिक यूसुफ, ओरिजिनल नेम जो था वो मलिक यूसुफ हिज़्बरुद्दीन था। देन पद्मिनी जो एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़, किसकी थी? तो ये राणा रतन सिंह जी की थी, रंजीत सिंह की नहीं, रतन सिंह। पद्मिनी जो थी ये पद्मावत की, जो जयासी ने लिखा 1540 में, रतन सिंह जी की पत्नी थी। और अमीर खुसरो हैज मेंशन द लव स्टोरी ऑफ सुलेमान एंड क्वीन शैबा इन द कॉन्टेक्स्ट एंड कंपेयर्ड विद अलाउद्दीन। तो अमीर खुसरो ने जो एक मेंशन की लव स्टोरी सुलेमान एंड क्वीन शैबा की, इन द कॉन्टेक्स्ट, इन हिज कॉन्टेक्स्ट, एंड कंपेयर्ड विद अलाउद्दीन, अलाउद्दीन को कंपेयर किया विद सुलेमान एंड पद्मिनी विद शैबा। तो पद्मिनी जो है शैबा हैं, अलाउद्दीन को सुलेमान, और शैबा की कहानी में पद्मिनी शैबा हैं, अलाउद्दीन सुलेमान हैं। Probably presuming this, Malik Muhammad Jayasi composed Padmavat and the story of Rana Ratan Singh and Queen Padmavat। ठीक है। Alauddin's Deccan expedition were financial ventures and he wanted to annex the Deccan states। तो पहला तो है, पर दूसरा नहीं है। भेजा था इसने हालांकि डेक्कन में। तो DS कोठारी ने लिखा, केएस लाल ने लिखा है, केएस लाल ने लिखा है कि ग्रीड ऑफ वेल्थ एंड लस्ट प्राइड इट इनकरेज अलाउद्दीन खिलजी टू अटैक साउथ स्टेट्स। ठीक है, साउथ पे आओ और ये अटैक करो। द पर्पज ऑफ अटैकिंग दिस स्टेट वॉज वेल्थ एंड विक्ट्री। देयर वॉज नो इंटेंशन ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर इंटरनल पॉलिसी। बस वेल्थ और विक्ट्री चाहिए थी इसको, एंड ही डिड नॉट वांट द साउथ इंडिया का पोजीशन इसको नहीं चाहिए था। वॉज द रूलर ऑफ देवगिरी। ठीक है, तो ये रामचंद्र देव जो थे, खलजी इन्वेजन जब हुआ था तो देवगिरी के रूलर थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र नाम तो याद रहेगा। तो अलाउद्दीन के पीरियड में ये थे। और 1296 में किंग ऑफ देवगिरी रामचंद्र देव, आफ्टर सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ अलाउद्दीन खलजी, प्रॉमिस्ड हिम टू सेंड द रेवेन्यू फ्रॉम, हर साल एलिचपुरी से ये अलाउद्दीन खलजी को रेवेन्यू भेजेगा। बट 1305 और 1306 के बीच में ये दिल्ली को टैक्स नहीं भेजा। तो कॉन्सिक्वेंटली अलाउद्दीन ने आर्मी भेज दी मलिक कफूर के अंडर की देवगिरी पे अटैक करो 1307 में। और किंग रामचंद्र देव जो था डिफीट हो गया और सरेंडर कर दिया। मलिक कफूर ने देवगिरी को लूटा और रामचंद्र देव को लेकर के इनको दिल्ली आ गया। अलाउद्दीन बिहेव विद रामचंद्र देव से बिहेवियर अच्छा रखा, उन्हें राय रायन की उपाधि दी। तो इसी रामचंद्र देव को अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि दी और वापस भेज दिया 1 लाख गोल्डन टंकास के साथ, ऑफरिंग 1 लाख गोल्डन टंकास। ठीक है, इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट, और नवसारी ज़िला भी दे दिया और 1 लाख गोल्डन टंका भी दे दिया।
मलिक कफूर ऑल्सो लेड कैंपेन अगेंस्ट शंकरदेव सन ऑफ रामचंद्र। तो रामचंद्र का बेटा था 1312 में, उसके खिलाफ भी एक कैंपेन हुआ था जो मलिक कफूर ने किया था शंकरदेव से, सन ऑफ रामचंद्र इन 1312। ये जो दो रूलर थे इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है देवगिरी के यादवाज ऑफ देवगिरी, यादवाज ऑफ देवगिरी। ठीक है, तो यादवाज ऑफ देवगिरी कहा जाता है। ठीक, आइए मैप देखिए कुछ बना हुआ है। द रूट जो ये देखो बनाया हुआ है, ये रूट कैसे कैसे होगा तक, तो द रूट इंडिकेटर ऑन द मैप कोर्स ऑफ मिलिट्री एक्सपर्ट्स भाई किसका, मलिक कफूर का मैप था। इस तरीके से मलिक कफूर आता है, ठीक है, और अटैक करता है साउथ होत में, यहाँ तक चला गया। देखो द रूट मैप फॉलोड बाई कमांडर मलिक कफूर। साउथ में विक्ट्री होती है अलाउद्दीन खलजी एंड गुजरात ड्यूरिंग इज विक्ट्री ऑफ कफूर ऑल्सो कॉल्ड द 1000 दीनार कफूर। ठीक है, ख़रीदा था, स्लेव था, ये भी सुल्तान ने ख़रीदा था इसको। whose army was defeated by the army of Kakatiya rulers in 1380। ककतिया और वरंगल से कौन हारा था, ये अलाउद्दीन खलजी हारा था। तो अलाउद्दीन वरंगल एंटर्ड इन डायजेस्टर एज द आर्मी ऑफ ककतिया डायनेस्टी डिफीटेड हिम। पहला अटैम्प्ट बाय अलाउद्दीन को वरंगल जाने का ये तो डायजेस्टर हो गया 1303 में, जब अलाउद्दीन इसको कॉन्कर कर रहा था। तो ककतिया किंग जो है प्रताप रुद्र रेज्ड अ वेल इक्विप्ड आर्मी रेस के, इसने अलाउद्दीन आर्मी विच वॉज लेड बाई फ़खरुद्दीन जूना और मलिक छज्जू वॉज डिफीटेड बाई ककतिया आर्मी। तो फ़खरुद्दीन जूना और मलिक छज्जू को ककतिया आर्मी हरा देती है, और ककतिया किंग था प्रताप रुद्रदेव। ठीक, तो द फर्स्ट वॉज ये अटेम्प्ट 303 में किया गया था ककतिया किंग प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ, और ये फ़खरुद्दीन जूना गया था इसमें, और मलिक छज्जू गया था, और डिफीट हो जाते बाई ककतिया आर्मी। ठीक है, ककतियाज ऑफ वरंगल, कहाँ के थे, वरंगल के, ककतियाज ऑफ वरंगल। उसके बाद ड्यूरिंग द रीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द खालसा लैंड डेवलप्ड ऑन द लार्ज स्केल, ये अलाउद्दीन खलजी थे। द मेन पर्पज ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी बिहाइंड द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स सिस्टम वाज टू एस्टेब्लिश अ पावरफुल एंड ऑटोक्रेटिक स्टेट। He snatched all lands from all those people who got the land as milk, property given by state as prizes in the, ये सब मिल्क को इसने ख़त्म कर दिया। एंड वक्फ जो चैरिटी में लैंड रिसीव्ड इन चैरिटी, वक्फ खालसा लैंड डेवलप किए इन्होंने लार्ज स्केल पे। वन ऑफ द प्रोड्यूस जो है रेवेन्यू लिया किसने लिया, खिलजी ने लिया और महमूद तुगलक दोनों ने लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक लैंड रेवेन्यू लिया खराज, और इसको आधा कर दिया जो भी बनेगा जो भी प्रोड्यूस होगा, और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम किंग। तो एक्चुअल इनकम हु इम्पोज टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम ऑफ द लैंड, एक्चुअल इनकम देख करके लैंड की उस पर लेता था। वो स्टार्टेड चार्जिंग टैक्स बाय मेजरिंग द लैंड को मेज़र भी करवाता था, एंड फिक्स द रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड। एंड अलाउद्दीन ऑल्सो लेविड द हाउस एंड ग्रेजिंग टैक्स, तो हाउस और ग्रेजिंग टैक्स भी लगाया इन्होंने। इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब दैट द मोहम्मद बिन तुगलक हैड ऑल्सो चार्ज 50% ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इन दो आब, गंगा यमुना का दो आब हो गया, तो दो आब मने पानी, दो मने दो रिवर का एरिया, दो आब एरिया। मोहम्मद बिन तुगलक रेवेन्यू डिमांड वॉज बेस्ड ऑन एन एस्टीमेट, बट अलाउद्दीन खलजी डिमांड वॉज अपॉन द मेजरमेंट ऑफ लैंड। तो मोहम्मद बिन का जो रेवेन्यू था वो एस्टीमेट पे था, बट अलाउद्दीन खलजी का था वो मेजरमेंट ऑफ लैंड पे था। तो खलजी का लैंड पे था और मोहम्मद बिन तुगलक का जो था वो एस्टीमेट पे था। सुल्तान रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। 50% ऑफ द प्रोड्यूस कौन थे, अलाउद्दीन खलजी और ये मोहम्मद बिन तुगलक। मेजरिंग लैंड से कौन रेवेन्यू को लगता था, खलजी, सही बात है। ही इन्फोर्स्ड रेवेन्यू मेजर इन रेवेन्यू मेजर्स इन हिज इंटायर एम्पायर में तो नहीं था ये। और ही अबॉलिश द पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर, ये बात सही थी, तो तीसरा पहला और तीसरा सही है, गलत है। तो द लगान सिस्टम वॉज नॉट अक्रॉस द स्टेट, तो अक्रॉस द स्टेट पूरे नहीं था। मेजरिंग लैंड ऑफ पीजेंट्स एंड चार्जिंग टैक्स ऑन देम बाय द गवर्नमेंट वॉज लिमिटेड टू दिल्ली, तो लगान चार्ज टैक्स लेना पीजेंट से सब दिल्ली तक लिमिटेड था और नियर बाई पार्ट। पहला रूरल था जिसने मेजर किया लैंड कर को, फिर टैक्स लिया और मेड सेपरेट दीवाने मुस्तखर आज़ाद, एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने मुस्तखर आज़ाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिए। मुस्तखर आज़ाद किसका था, खलजी के पीरियड में, ठीक है, मुस्तखर आज़ाद, टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम। एंड ही हैज़ टेकन अवे द राइट टू चार्ज टैक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफिसर्स, तो खिलजी हैड टेकन अवे द राइट टू चार्ज टैक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफिसर्स एंड अबॉलिश देयर प्रिविलेजेस। तो जो खुद होते हैं, मुकद्दम होते, चौधरी, इनका तो पावर ही ख़त्म कर दिया। अबॉलिश देयर प्रिविलेजेस किसने, अलाउद्दीन ने, इनके पावर को ख़त्म कर दिया। एंड स्टार्टेड चार्जिंग टैक्स ऑन देम also, as a result of which there was no difference between the khut
लैंडलॉर्ड एंड बलहार, ऑर्डिनरी और लैंडलॉर्ड में फ़र्क ही ख़त्म कर दिया इसने। तो देखो फ्यूडल सिस्टम को तो ख़त्म करना चाहिए, फ्यूडल सिस्टम को ब्रेक किया इसने, लगभग फ्यूडल सिस्टम को ब्रेक किया। तो खुद लैंडलॉर्ड है और बालाहार जो है ऑर्डिनरी फार्मर है। फिर अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली, ठीक, पहली बात ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू आर्टिसन बिल्डिंग इज प्लेसेस, ये गलत है कि लोअर वेजेस नहीं, ये तो सी आंसर करेक्ट है, लोअर वेजेस नहीं, लोअर वेजेस वाला गलत है। तो अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द प्राइस कंट्रोल पॉलिसी एंड ही हैड अपॉइंटेड एफिशिएंट ऑफिशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द पॉलिसी। मलिक कबूल शहना और इंस्पेक्टर बनाए गए थे मार्केट के, तो मलिक कबूल थे शहना मंडी और शहना इंस्पेक्टर मलिक कबूल, और प्रोवाइडेड हिम विद लार्ज डिटेचमेंट ऑफ कैवलरी दिया, इन्फेंट्री दिया ताकि इसके काम में इसको मदद मिल सके, अथॉरिटी भी दिया था। ये कंट्रोल और द मर्चेंट्स एंड इन्फॉर्म द किंग अबाउट फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, मर्चेंट्स को कंट्रोल करता था मलिक कबूल और फ्लक्चुएशंस देखता था प्राइस में क्या है और जनरल सिचुएशन की। बर्नी जो है डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ द मार्केट रिफॉर्म टू सपोर्ट वास्ट आर्मी अगेंस्ट मंगोल, तो मंगोल अटैक से वास्ट आर्मी को बचाने के लिए, वास्ट आर्मी को सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम आया गया था, एंड टू पोटेंशियल रिबेलियन बाय हिंदूज, और जो हिंदूज रिबेलियन करें उसके लिए। ये हैड नथिंग टू विद तो लो वेजेस टू आर्टिसन, लो वेजेस के लिए कोई इसका मतलब नहीं था। इज द फॉलोइंग रिड्यूस मार्केट सिस्टम कौन थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, और प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी था। देखो यहाँ पे आप, तो ये लेक्चर है, अभी देखें कितना बचा हुआ है। तो सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल और प्राइस ये शुरू हो गया, और सल्तनत पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत पीरियड में इसको किया। इनके पास वास्ट आर्मी थी, सेंटर गेव देम वेजेस इन कैश, कैश में वेज देता था, और तो वेजेस और कैश के फॉर्म में देता था। वेजेस कैसे, कैश के फॉर्म में। और ही वॉज फर्स्ट सुल्तान दिल्ली टू डू सो। द एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्मी वॉज हाई एक्सपेंडिचर था अकॉर्डिंग टू बर्नी। द आर्मी हैड गिवन द नॉर्मल वेज, ठीक है, देन द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट विल फिनिश 5। तो अगर आर्मी हैड गिवन द नॉर्मल वेज तो ट्रेजरी 5-6 साल में ही ख़त्म हो जाती है। दस टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर ही रिड्यूस द वेजेस ऑफ द सोल्जर्स, ठीक है, ही हैड फिक्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, का दाम मत बढ़ाओ ताकि कम दाम में भी ये सब खरीद लें, एंड रिड्यूस देयर रेट सो दैट सोल्जर्स कैन कुड लिव कम्फर्टेबली। पैसा तो कम मिल रहा था इन लोगों को, तो कैसे कम्फर्ट फ्रीली रह सकें जो सोल्जर वोल्जर, इसके लिए। कंट्रोल मार्केट का क्या है, हाईली सक्सेसफुल था ये, इट वॉज हाईली सक्सेसफुल। द अटेम्प्ट ऑफ खिलजी का टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस सक्सेसफुल था, और खिलजीज मेजर टू कंट्रोल द मार्केट प्राइस वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव। अलाउद्दीन वांटेड टू मेंटेन वास्ट स्टैंडिंग आर्मी बनाना चाहता था, तो मेंटेन करेगा, इनको पैसा कम मिलता था क्योंकि ख़जाना नहीं था इनके पास। देयरफॉर लोअर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी की प्राइस लोअर कर लिया डेली यूज़ की, एंड एस्टेब्लिश सेपरेट मार्केट विद दिल्ली बनाया, जैसे ग्रेन मार्केट मंडी फॉर ग्रेन, क्लॉथ एंड ग्रोसरी की अलग है मार्केट, हॉर्स स्लेव्स कैटल की अलग है, मिसलेनियस कमोडिटी की अलग है। तो इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईच मार्केट। तो कंट्रोल और सुपरिटेंडेंस शहनाई मंडी को दे दिया गया, एंड वॉज स्टेड बाई एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी होता था। अपार्ट फ्रॉम शहनाई मंडी अलाउद्दीन रिसीव डेली रिपोर्ट्स भी लेता था मार्केट के बारे में बरीद से। तो बरीद क्या थे, इनके इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। और मुनिहान थे सीक्रेट स्पाइस, तो मुनिहान इनके क्या थे, सीक्रेट स्पाइस। तो मुनिहान्स क्या थे इनके, सीक्रेट स्पाइस। द मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई, किसने इंट्रोड्यूस किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये सब हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मिडिवल, पीडीएस किसने किया था, खिलजी ने किया था। तो पीडीएस सिस्टम किसने किया था, खिलजी ने किया था। पीडीएस प्रिया खिलजी ने किया था। घरी टैक्स भी खिलजी ने लगाया था। तो घरी टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, ये सब जो है, ऑन मिल्क गिविंग एनिमल्स पे भी टैक्स था, ये सब हाउसेस पे थे घरी टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स मिल्क गिविंग एनिमल्स पे थे, तो ये सब खिलजी ने किया था। व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड मंगोल्स, क्या थी बाउंड्री ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर थर्टेंस, तो क्या थी, इट वॉज अ रवि रिवर। तो 1306 में, आफ्टर 1306 रवि जो था, रवि रिवर जो, इट वॉज बॉर्डर बिटवीन दिल्ली सल्तनत मंगोल। इंपॉर्टेंट है, रवि रिवर याद करिएगा, का आ सकता है एग्जाम में कि रवि वॉज द बॉर्डर बिटवीन द मंगोल एंड दिल्ली सल्तनत। और फिर अंडर द कबाक मंगोल अटैक बट ऑन द इन द 1306 अंडर कबाक मंगोल अटैक बट ऑन द बैंक ऑफ रिवर मलिक कफूर और गाजी मलिक ने इनको रोका था। तो मलिक कफूर और गाजी मलिक दोनों इन लोगों को रोक दिए थे, और रवि बाउंड्री बन गई। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड द स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर, तो कौन थे स्पेशल आर्मी कौन, पहले तो नसीर अलाउद्दीन खिलजी ने स्पेशल आर्मी, पहले तो तुतमिश ने भी डिफेंड किया था, बट स्पेशल आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। कई स्टेप्स लिए थे कंसोलिडेट करने के लिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग बनाया है इसने, पावरफुल और इनामस आर्मी रखी टू प्रोटेक्ट द एम्पायर, ये सारी चीज़ें।
विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्स हिमसेल्फ खलीफा, कौन खलीफा डिक्लेयर किया? तो मुबारक खिलजी। तो हिमसेल्फ एज खलीफा, खलीफा मुबारक खिलजी ने खुद को कहा था। तो आफ्टर अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, मुबारक खिलजी ने कहा था कि मलिक कफूर को जेल में डाल दिया और कहा कि हम हैं क्या हैं, अपने आप को कैलिफ घोषित कर दिया। एंड ही अज्यूम द टाइटल ऑफ अल इमाम खिलाफतुल्ले या अल ईमान। तो क्या टाइटल लिया था, खिलाफतुल्ले या अल ईमान? कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह मुबारक खिलजी, एंड ही वाज द ओनली रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ कैलिफ हिमसेल्फ। तुगलक डायनेस्टी नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे।